तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। और जैसा आप सभी को पहले बता दिया गया है कि हम इसके अंदर आज अर्धशुष्क को पढ़ने वाले हैं। हमने कल की क्लास जो थी शुष्क के ऊपर ली, उससे पहली क्लास हमने मरुस्थल के बेसिक्स को समझा और जो अपने भौतिक प्रदेश थे उनके बेसिक्स को समझा। अब आज की क्लास के अंदर अपन लोग जो है अर्धशुष्क को पढ़ेंगे। इस अर्धशुष्क के साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे। इसके 4 पार्ट है। घग्गर का मैदान हो चुका है और इसके अलावा शेखावटी जो क्षेत्र हो चुका है और नागौरी उच्च भूमि और एक लास्ट आता है लूणी बेसिन। अपन इन चारों को पढ़ेंगे और उस चारों को जैसे अपन लोग कंप्लीट करते हैं फिर कुछ शब्दावलियाँ वगैरह जैसे मरुस्थल को जो है बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इसके अलावा कुछ शब्दावलियाँ भी हैं, तो उन सबको अपन लोग जो है इसके अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, अपन चाहेंगे कि इस क्लास को भी आप शॉर्टली कवर कर ले। और जैसा आपको पता है कि कल संडे है, तो कल संडे ही आपके जो है क्लास नहीं आने वाली है, फिर मंडे को आएगी वापस से और वो होगी अपने अरावली के ऊपर। चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। अच्छी लगती है तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए, घग्गर नदी के पाट क्षेत्र को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? घग्गर नदी का जो पाट क्षेत्र है यानी कि जो बहाव क्षेत्र है घग्गर नदी का, उसे राजस्थान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसके अंदर इसे क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घग्गर नदी के पाट क्षेत्र को नाली कहा जाता है। तोरावटी किसे कहते हैं? तोरावटी कहते हैं कांतली नदी के पाट क्षेत्र को। जो कांतली जो नदी है इसका जो बहाव क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? अपने तोरावटी कहते हैं। थोड़ा घग्गर नदी को विस्तार में समझते हैं। जो घग्गर नदी का जो मैदान है इसमें यहाँ पर निर्माण हुआ है घग्गर नदी के द्वारा जो निर्मित उपजाऊ मैदान। देखो, घग्गर नदी द्वारा जो मिट्टी लाई गई है, जो जलोढ़ मृदा जो लाई जाती है, उससे जो मैदान उपजाऊ मैदान जिसका निर्माण हुआ है वही क्या है? घग्गर का मैदान है। और मृदा कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, क्योंकि नदियाँ जो है हमेशा हर बार जलोढ़ मृदा ही लाती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों में यह विस्तार है। और इस नाली क्या होता है? इसमें 2 शब्द है घग्गर से संबंधित, एक नाली है और एक है बग्गी। देखो, नाली क्या होता है? घग्गर नदी का पाट या बहाव क्षेत्र। और बग्गी क्या होता है? घग्गर नदी का उपजाऊ भूभाग, यानी कि उस घग्गर के मैदान में जो उपजाऊ भूभाग है उसे क्या कहते हैं? बग्गी कहते हैं। एक शब्द और उस साइड में प्रचलित है जिसका नाम होता है योध्य क्षेत्र। योध्य क्षेत्र क्या होता है? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? योध्य क्षेत्र भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। विशेषताओं की बात करें कि इस मैदान की विशेषताएं क्या है, तो यहाँ पर सर्वाधिक अनाज होते हैं, फल होते हैं, फलों में सर्वाधिक किन्नू होते हैं और उत्पादन यहाँ पर होता है। और वह कौन से जिले में होता है? सर्वाधिक श्री गंगानगर के अंदर होता है। यहाँ पर सर्वाधिक क्या चलती है? आंधियाँ चलती है। और कितने दिन तक चलती है? 27 दिन तक चलती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ श्री गंगानगर में चलती है 27 दिन और सबसे न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ के अंदर चलती है। कितने दिन चलती है ये आप मुझे कॉमेंट में बताना। सर्वाधिक सभ्यताएं, अब यहाँ पर जो है सर्वाधिक सभ्यताएं जैसे कालीबंगा, पीलीबंगा, इस प्रकार की सभ्यताएं कहाँ पाई जाती है? अपने घग्गर के मैदान के अंदर। यहाँ पर सिंचाई किससे की जाती है? नहरों से की जाती है। क्यों? जैसे गंग नहर, IGNP अपनी इंदिरा गांधी नहर परियोजना सब वहीं से निकल रही है। अपने दुर्ग जो है यहाँ पर भटनेर, यानी कि हनुमानगढ़ में दुर्ग है, उत्तर का प्रहरी जिसे अपन कहते हैं, जिसका नाम है भटनेर का किला। ये कहाँ पर है? आपका हनुमानगढ़ के अंदर है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील, जो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। अब देखो, इस यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या है जिसका नाम है सेम की समस्या। इससे क्या होता है? देखो, सेम की समस्या जो है वहाँ की भूमि जो है उसको बिल्कुल नष्ट कर देती है, यानी कि वो उपजाऊ हो योग्य बिल्कुल नहीं रहती है। थोड़ा डिटेल में अपन अगर हम सेम को समझे, यानी कि सेम की जो समस्या है इसको थोड़ा डिटेल में समझे, तो देखो, जलाधिकता, जल उत्प्लावन सहित जल, सतही जल और नदियों व नहरों के आसपास का क्षेत्र। देखो, ये क्या होता है कि जब भूमि में जल की अधिकता हो जाती है, जल के अंदर जो है यानी कि भूमि के जल में उत्प्लावन हो जाता है और सतही जो जल है यानी कि जो ऊपर की जो परत है या फिर नदियों व नहरों के आसपास का जो क्षेत्र होता है, क्योंकि जब जमीन के जो आंतरिक जो जमीन होती है यानी कि ऊपर जो होती है तो वह सतह होती है और उसके बिल्कुल नीचे का जो क्षेत्र होता है, अगर इसमें जल की अधिकता हो जाती है तो वो जो क्षेत्र है वहाँ का दलदली क्षेत्र हो जाता है, जिसके अंदर जो है कृषि नहीं की जा सकती है। अब यहाँ से इस समस्या से सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है हनुमान के एक गांव है जिसका नाम है हनुमानगढ़ में बड़ोपल गांव। कौन सा गांव? बड़ोपल गांव। देखो, घग्गर नदी, चंबल नदी और IGNP क्षेत्र हनुमानगढ़ इससे सर्वाधिक ये जो है प्रभावित है। केवल घग्गर का मैदान ही जो है वो आपके इससे प्रभावित नहीं है, चंबल नदी भी इससे प्रभावित है। चंबल नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है जल की अधिकता के कारण सेम की समस्या उत्पन्न हुई है। IGNP के क्षेत्र में भी जल अधिक होने के कारण सेम की समस्या उत्पन्न हुई है और हनुमानगढ़ में तो यह सर्वाधिक प्रभाव डालती है सेम की समस्या।
अब देखो इसका कुछ समाधान भी है, क्योंकि हर एक परेशानी का कुछ ना कुछ समाधान तो होता ही है। तो खेतों में किसका छिड़काव करना चाहिए? जिप्सम। जिप्सम को डालने से, अगर हम खेतों के अंदर जिप्सम डालते हैं तो इससे क्या होती है, सेम की समस्या जो है कम होती है। वो क्या करता है, पानी को पूरा सोख लेता है। ऑस्ट्रेलियन पादप जो होता है, नीलगिरी, सफेदा, यूकेलिप्टस जो है, ये यूकेलिप्टस का रोपण, यानी कि जो ये सपेता होता है, इसका आप अगर वहाँ पर रोपण करते हो तो इनको क्या, जल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इनको जल जितना अधिक मिलेगा उतना इनके लिए फ़ायदा होता है, यानी कि बहुत सारा जल चाहिए इनको। तो इसीलिए अगर हम इनको लगाते हैं तो ये वहाँ के जल को सोख कर अपना खुद का ग्रो कर लेते हैं और वहाँ के जल को नष्ट खत्म कर देते हैं जल को। अब देखो 2003 में जो था, हॉलैंड जो नीदरलैंड के अंदर है, उसके द्वारा संचालित इंडो डच जल निकासी योजना यहाँ पर चलाई गई थी। 2003 में हॉलैंड के द्वारा यहाँ पर एक इंडो डच जल निकासी योजना चलाई गई, जिससे कि इस समस्या का क्या किया जाए, समाधान किया जाए। घग्गर नदी के अंदर अपन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को क्या नोटिस किया, यहाँ पर केवल आपको सेम की समस्या वाला जो पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी नाली और बग्गी जो है, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपन लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सेम की समस्या से सर्वाधिक ग्रसित है? कौन सा क्षेत्र सेम की समस्या से क्या है, सर्वाधिक ग्रसित है? हमने पढ़ा कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर का क्षेत्र क्या है, सर्वाधिक ग्रसित है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हनुमानगढ़ का जो है बड़ोपल गांव सबसे ज़्यादा ग्रसित है। अपने से जो है यहाँ पर पूछा गया कि समस्या से सर्वाधिक ग्रसित है और ऑप्शन में गाँव दिए गए हैं, तो अपन देख सकते हैं बड़ोपल गाँव क्या है, इसमें सर्वाधिक ग्रसित है। किससे? सेम की समस्या से। नाचना गाँव, ये किससे ग्रसित है? नाचना गाँव आपका जो है आपके मरुस्थलीकरण से ग्रसित है। आगे देखते हैं, घग्गर के मैदान में पाई जाने वाली उपजाऊ मिट्टी या भूभाग को क्या कहते हैं? घग्गर का जो मैदान है, इसमें जो उपजाऊ मिट्टी या भूभाग जो पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? अपन ने देखा था कि घग्गर के मैदान के अंदर दो प्रकार के शब्दों को देखा। एक नाली, यानी कि घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र जो होता है वह नाली कहलाता है, और घग्गर नदी का जो उपजाऊ भूभाग होता है उसे क्या कहते हैं? बग्गी कहते हैं। किसे? उपजाऊ मिट्टी या उपजाऊ भूभाग को क्या कहते हैं? बग्गी या बदी कहते हैं। कांदली नदी के अपवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मैंने फर्स्ट के क्वेश्चन में बताया था, नाली जो है आपके घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र को कहते हैं, और कांदली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावटी कहते हैं। थोड़ा अपन इसे डिटेल में अगर हम देखते हैं तो शेखावटी जो है, इसी को है अंतर प्रवाही क्षेत्र कहते हैं, इसी को तोरावटी क्षेत्र भी कहते हैं, और इसी को बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो यह 4 जिलों में है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और डीडवाना कुचामन। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू और डीडवाना कुचामन। इसके बाद देखो, अगर हमने यहाँ पर कुछ नदियों की बात करें, यहाँ पे कौन सी नदी प्रमुख है, यहाँ पर कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ है, जिससे अपने घग्गर के मैदान में कालीबंगा, पीलीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है, घग्गर नदी है। उसी प्रकार से अपने यहाँ पर जो कौन सी नदी है वो है कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कि ये राजस्थान के अंदर पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली क्या है, ये सबसे लंबी नदी है। और इसके क्षेत्र को क्या कहते हैं? अपवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। अब यह नदी की बात होती है। इसके बाद अगर हम सभ्यता की बात करें तो यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है, जो कहाँ पर है? नीमका थाना सीकर में। बीच में नीमका थाना को जिला भी बना दिया गया था, लेकिन अब हटा दिया गया है। नीमका थाना सीकर में क्या है? गणेश्वर सभ्यता, जो क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। और ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। ठीक है। यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर, जिसे क्या कहते हैं? ताम्र नगरी। खेतड़ी के अंदर तांबे की खाने भी खूब है, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं? ताम्र नगरी कहते हैं खेतड़ी को। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ शब्दावलियों को, जिसे यहाँ पर अपन देखते हैं खादर, यहाँ पर देखेंगे बांगर और बीड़ को। खादर क्या होता है? जो उपजाऊ भूमि होती है उसे खादर कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, घग्गर नदी के उपजाऊ भूभाग को या भूमि को बग्गी कहते हैं। वहीं शेखावटी, तोरावटी, बांगड़ या अंतर प्रवाह क्षेत्र का जो उपजाऊ भूभाग होता है इसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और बांगर क्या होता है? अनुपजाऊ भूमि। अनुपजाऊ, जिस भूमि में कोई भी उपजाऊ नहीं होता है, यानी कि किसी भी फसल को नहीं लगाया जा सकता, वो क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। बीड़ क्या होता है? घास के मैदान। घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर घास का मैदान है, तो उसमें कौन कौन सी घासें हैं? तो देखो यहाँ पर है कूचा, झरना, मोथिया। यह कहाँ पर है? ताल छापर चूरू के अंदर, इस ताल छापर चूरू के अंदर ये घासें पाई जाती है। कौन कौन सी? कूचा, झरना, मोथिया। पूछा जा सकता है कूचा, झरना, मोथिया कौन से अभ्यारण्य के अंदर या फिर कौन से जिले के अंदर जो है पाई जाती है? ताल छापर अभ्यारण्य भी ऑप्शन में आएगा। ठीक है। आपसे वहां पर ऑप्शन में राष्ट्रीय मरु उद्यान भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है लाठी सीरीज के अंदर भी बहुत सारे प्रकार की घासें पाई जाती है, तो आप ऐसा नहीं हो कि घास को देखकर डायरेक्ट ही राष्ट्रीय मरु उद्यान लगा दीजिए। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कूचा, झरना, मोतिया 3 प्रकार की घासें कहाँ पाई जाती है? शेखावटी में पाई जाती है।
ये जो घासें है अगर आप देखो तो इसका जो वानस्पतिक नाम है वह क्या है, साइप्रस रोटंडस। क्या है, साइप्रस रोटंडस किसका नाम है, इन घास का वानस्पतिक नाम है। यहाँ पर जो है ये जो घास है सबसे फेवरेट किसकी है, काले हिरणों की है। किनकी फेवरेट है सबसे ज़्यादा, काले हिरण, जो कहाँ पाए जाते हैं, ताल छापर चूरू के अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है 3 प्रकार की जल संरक्षण की पद्धतियाँ हैं। क्या है, देखो 2 प्रकार की ही है, ठीक है। अब देखो सर सरोवर, सर या सरोवर क्या होते हैं, तालाब होते हैं, अपने को पता है। तो वर्षा जो जल होता है उसके द्वारा निर्मित जलाशय, वर्षा का जल जब आता है तो उसमें जो जलाशयों का ऑटोमेटिक निर्माण हो जाता है वो क्या होते हैं, सर या सरोवर, अपन जिन्हें तालाब कहते हैं। जोहड़ क्या होता है, जो कच्चे कुएं होते हैं, यानी कि जो नॉर्मल कुएं ऐसे बनाए जाते हैं, पक्के नहीं किए जाते हैं जिन कुओं को, वो क्या होते हैं, जोहड़ होते हैं। और इन्हीं जोहड़ के नीचे, इन जोहड़ से भी थोड़ा और नीचे अगर आप जाओगे, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ये कुआं, इस जोहड़ से नीचे की साइड में क्या पाई जाती है, चूने की परत पाई जाती है। और यह चूने की परत जो है 90 से 150 मीटर नीचे होती है। कितने, 90 से 150 मीटर नीचे होती है। और इसी चूने और ये जो जोहड़ होता है, अगर ये जोहड़ जो गहरा हो जाता है तो इसका जो गहरा भाग होता है उसे क्या कहते हैं अपन लोग, चौबी कहते हैं। इस जोहड़ का अगर गहरे भाग को क्या कहते हैं, चौबी कहते हैं। क्या कहते हैं, चौबी कहते हैं। ये अपना शेखावटी हो चुका है जिसके अंदर अपन ने नदी को पढ़ा, सभ्यताओं को पढ़ा और खादर, बांगर, बीड़ जैसे शब्दों को पढ़ा और सर सरोवर, जोहड़, चौबी ऐसे जल संरक्षण चीज़ों को पढ़ा। शेखावटी अब क्वेश्चनों को करते हैं तो देखो, शेखावटी क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए बनाए गए कच्चे कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। हमने पढ़ा कच्चे कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। और जोहड़ के ही 90 से 150 मीटर नीचे क्या पाया जाता है, चूना पाया जाता है। क्या पाया जाता है, चूना पाया जाता है। और जोहड़ अगर सर्वाधिक गहरा हो तो उस गहरे भाग को क्या कहते हैं, चौबी कहते हैं। ये अपन ने कंप्लीट डिटेल इसमें देखी थी। अब देखो, शेखावटी के घास के मैदानों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो हमने वहां पे 3 शब्द पढ़े थे, खादर, बांगर और बीड़। तो देखो, खादर किसे कहते हैं, उपजाऊ भूमि को। खादर किसे कहते हैं, उपजाऊ भूमि को। बांगर किसे कहते हैं, अनुपजाऊ भूमि को। और बीड़ किसे कहते हैं, घास के मैदानों को। घास के मैदानों को क्या कह सकते हैं अपन लोग, शेखावटी के अंदर बीड़ कहते हैं। आगे हम देखते हैं, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, कांतली है। कौन सी नदी है, कांतली नदी है। अब ये जो कांतली नदी है, इस कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान के किस गांव के अंदर हरे कबूतर पाए जाते हैं। ऐसा कौन सा गांव है राजस्थान का जिसके अंदर हरे कबूतर पाए जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं, जो हरे कबूतर है वो अपना थावला गांव नागौर के अंदर पाए जाते हैं। एक जानकारी और, ये जो हरे कबूतर है ये राजस्थान में 3 जगहों पर पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक सरिस्का में, एक थावला गांव नागौर में, एक तिलोर गांव अजमेर में। कहाँ कहाँ पर, सरिस्का, अलवर, थावला गांव नागौर और तिलोर गांव अजमेर। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अपने हरे कबूतर पाए जाते हैं, जो क्या नहीं होते, जमीन पर नहीं बैठते। ये हरे कबूतर कभी भी जमीन पर नहीं बैठते हैं, ठीक है। और कहाँ पाए जाते हैं, सरिस्का, थावला, तिलोर। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसके बाद देखो, ये जो है अपने नागौरी उच्च भूमि का टॉपिक आ चुका है। और इस नागौरी उच्च भूमि के टॉपिक के अंदर अगर हम देखें तो ये जो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है, नागौरी उच्च भूमि की उच्च भूमि कहा गया है, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी हो गई, 450 से 500 मीटर ऊंचा हो चुका है। क्या हो चुका है, 450 से 500 मीटर ऊंचा हो चुका है। अगर सर्वाधिक खारे पानी की जिलों की भी बात करें तो वो इसी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। सर्वाधिक खारे पानी की जिले भी कौन से क्षेत्र में है, इसी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर जो नमक पाया जाता है उसके अंदर, नमक के अंदर 98% NaCl की क्या होती है, प्रधानता होती है। NaCl की कितनी होती है, 98% प्रधानता होती है। और हरे कबूतर भी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब हम देखें तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी परेशानी है, वो है कुबड़ पट्टी की। जैसे गग्गर के मैदान में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, सेम की, वैसे यहाँ पर कुबड़ पट्टी, बाका पट्टी या होंच बेल्ट की क्या है, सबसे बड़ी परेशानी है। ये परेशानी जो है लोगों के अंदर होती है, यानी कि वहाँ के इंसानों के अंदर जो है क्या होता है, यानी कि जो कुबड़ होती है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो टेढ़ी हो जाती है, यानी कि जो है अंदर की साइड में झुक जाती है। देखो यहाँ पर चित्र के अंदर आपको अच्छे से समझाया गया है। विस्तार देखते हैं इस क्षेत्र का, तो डीडवाना, नागौर और अजमेर के अंदर कुबड़ पट्टी का विस्तार है। इसका कारण क्या है कि जो भूमि का जो जल होता है उस जल के अंदर फ्लोराइड अधिक पाया जाता है। उस जल में क्या होता है, जल में फ्लोराइड क्या होता है, अधिक होता है। फ्लोराइड कितना अधिक हो जाता है, 10 ppm से भी ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपने कूब निकल जाती है। और इसका प्रभाव क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है इंसानों के अंदर वहाँ पे। और फ्लोरोसिस रोग से क्या होता है, जो पीठ होती है उसमें कुबड़ और टेढ़ी हड्डियाँ, जो उनकी हड्डियाँ होती है वो कैसी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और पीठ में क्या निकल जाती है, कुबड़ निकल जाती है। इससे सर्वाधिक जो प्रभाव हो रहा है क्षेत्र वो है आपका डीडवाना और नागौर, जो इससे क्या हो रहा है, सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है। अगर गाँव की बात करें तो आसरवा गाँव, और तहसील की बात करें तो मकराना तहसील, ये क्या इससे सर्वाधिक
प्रभावित है। ये अपनी नागौरी उच्च भूमि होती है जिसमें सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो कुबड़ पट्टी ही है। कुछ क्वेश्चन करते हैं कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी का विस्तार किन जिलों के अंदर है। तो हमने देखा नागौर, डीडवाना, अजमेर। यहाँ पर हमने देखा नागौर, डीडवाना, अजमेर, इन जिलों में किसका विस्तार है, कुबड़ पट्टी का। देखो नागौर से लेकर अजमेर तक किसका विस्तार है, आपके कुबड़ पट्टी का विस्तार है। आगे हम देखते हैं लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो देखो 3 नदियां हमने पढ़ ली है। घग्गर के अपवाह क्षेत्र को नाली कहा जाता है, और अपने कांदली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावटी। वही लूनी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। तोरावटी अपने कांतली के अपवाह क्षेत्र है। अब लूनी को पढ़ते हैं, जो लूनी जो बेसिन है इसके विस्तार को आराम से पढ़ते हैं। इसी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोड़वाड़ प्रदेश भी कहते हैं। देखो इसका निर्माण और इसकी विशेषताओं को अगर हम समझे तो आराम से इसे जूम करके पढ़ेंगे, इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा है। और आपके अर्धशुष्क में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा विशाल सिलेबस, सबसे ज़्यादा बड़ा यही है पढ़ने के लिए भी। अगर लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों से निर्मित जो क्षेत्र होता है ये क्या करता है, इस मैदान का निर्माण करता है, इस बेसिन का निर्माण करता है। कौन करता है, लूनी और उसकी सहायक नदियाँ। अपन जब नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे तो इनको और डिटेल में पढ़ेंगे नदियों को। गोड़वाड़ प्रदेश की बात करें तो ये क्या होता है कि लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। विशेषताओं की बात करें तो इसका जो पानी है वो कैसा है, लवणीय है। और ये किस कारण है, रंगाई छपाई के कारण। रंगाई छपाई के जो उद्योग है उनके कारण क्या है, इसका पानी लवणीय यानी कि खारा है। यह मरुस्थल का एकमात्र नदी बेसिन है। मरुस्थल के अंदर आपने अगर पढ़ा हो तो नदियाँ जो है पाई जाती है, पर वो बहुत छोटी होती है। नदी बेसिन की बात करें कंप्लीट मरुस्थल में, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ मरुस्थल के अंदर इतना कंप्लीट नहीं आता है। मतलब वो नाम चल रहा है, बाकी इतना मरुस्थल जितना विस्तार नहीं है जितना जैसलमेर में है, जितना आपके बीकानेर में है, जितना आपके बाड़मेर में है, उतना विस्तार आपके श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के अंदर नहीं है मरुस्थल का। ठीक है, अब यह जो है मरुस्थल का एकमात्र ऐसा नदी बेसिन है। ठीक है, और इसके अलावा भी ये राज्य का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, सबसे बड़ा बेसिन है, जिसका जो अपवाह क्षेत्र है वो 10.40% है। 10 पॉइंट कितना, 40% है। अब आप खुद हिसाब लगाइए, 10.41% राजस्थान का क्या है, आपके क्षेत्रफल है कुल भारत के क्षेत्रफल का। और इसका अपवाह क्षेत्र भी कितना हो चुका है, 10.40% हो चुका है कुल अपवाह क्षेत्रों का। ठीक है, राजस्थान के अंदर विस्तार की बात करें तो यह पाली, जोधपुर, जालोर, बालोतरा, ब्यावर, बाड़मेर जिलों के अंदर इसका विस्तार है। बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ और जालोर और जोधपुर पास में पाली। ठीक है, ये तीनों एक ही संभाग के, और बालोतरा और बाड़मेर एक ही जिला, और ब्यावर ये जो है इसका विस्तार हो चुका है। कितने जिले हो, टोटल 6 जिलों में इसका विस्तार है। अब आगे हम देखें तो जो ये लूनी बेसिन है इसके अंदर अगर हम देखते हैं कृषि व पर्यटन को, तो यहाँ पर जीरा, मेहंदी, बाजरा व इसबगोल, होहोबा जैसी फसलों का क्या होता है, उत्पादन होता है। कौन कौन सी, जीरा, मेहंदी, बाजरा, इसबगोल, होहोबा। अगर यहाँ खनिज की बात करें तो ग्रेनाइट के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, जालोर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जालोर के अंदर कौन से खनिज की जो है सर्वाधिक जो अधिकता है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, जालोर में। ऐसे एक क्वेश्चन और बनता है कि हीरे के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, वो आंसर होगा प्रतापगढ़ का। ठीक है, खनिजों का भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो उनमें सब खनिजों को डिटेल में समझेंगे। ऐसे ही पर्यटन की बात करते हैं तो देखो जो अपन अगर पर्यटन को देखते हैं तो यहाँ पर पहला रोपवे खोला गया सुंदा माता का। कौन सा, पहला रोपवे सुंदा माता का। भालू अभ्यारण्य की बात करें तो वो भी आपके वहीं पर ही है, सुंदा माता में ही। होहोबा का जो तेल है, ये जो होहोबा यहाँ पे उपजाऊ होता है, इस होहोबा के तेल का उपयोग किस में किया जाता है, हवाई जहाज के ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, होहोबा का। किस में किया जाता है, हवाई जहाज के ईंधन में इसका उपयोग किया जाता है। अब देखो हम लोगों ने एक शब्द सुना होगा, ओरण। ओरण का क्या मतलब होता है, किसी भी देवी देवता के लिए छोड़ी गई जमीन क्या होती है, यानी कि उनके नाम कर दी गई जो जमीन है वो क्या होती है, ओरण कहलाती है। अब एक ऐसा गाँव भी है जो कंप्लीट ओरण बन चुका है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, ओरण गाँव कहते हैं। उसका क्या नाम है उस गाँव का, उसका नाम है ढोक गांव। क्या नाम है, ढोक गांव। और ये कहां पर, अपने बाड़मेर में। जो गांव कंप्लीट क्या हो चुका है, एक ओरण गांव कहला दिया गया है, यानी कि उसे क्या, किसका दर्जा दिया गया है, एक ओरण गांव का दर्जा दिया गया है। आगे हम देखते हैं लूनी बेसिन के अंदर कुछ पहाड़ियाँ और कुछ स्थलाकृतियों के ऊपर। तो यहाँ पर जो चट्टानें हैं इसके अंदर अरावली की जो मालानी क्रम है उसका क्रम पाया जाता है, यानी कि यहाँ की चट्टानें किसका भाग है, मालानी क्रम का। किसका, अरावली के अंदर जो मालानी क्रम है उसका भाग है। कौन, यहाँ पे पाई जाने वाली चट्टानें। यहाँ की पहाड़ियाँ देखें तो यहाँ पर सबसे प्रमुख पहाड़ी है छप्पन की पहाड़ी। कौन सी, छप्पन की पहाड़ी। यहाँ का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध। क्या है, जवाई बांध। और ये जो है पश्चिमी राजस्थान का क्या है,
सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण किससे हुआ है? तो ये कंप्लीट किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। एक ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये एकमात्र ऐसा है जो किससे निर्मित हुआ है? ग्रेनाइट से निर्मित हुआ है। कौन सा बांध? आपके जवाई बांध बना हुआ है। किससे? ग्रेनाइट से निर्मित हुआ है। और ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? जालौर के अंदर होता है। जैसे ग्रेनाइट आए, शब्द को कनेक्ट करते हुए चलना है। यहाँ क्या पाए जाते हैं? भाकर पाए जाते हैं। और यहाँ सर्वाधिक लवणीय मृदा भी पाई जाती है। क्या कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर सर्वाधिक लवणीय मृदा पाई जाती है। हाँ, एक चीज़ और रह गई कि यहाँ की कुछ शब्दावलियों को अगर हम समझे तो यहाँ की शब्दावली में हम देखते हैं रेल व नाड़ा। सबसे पहले शब्दावली कौन सी है? रेल व नाड़ा। ये देखो, सांचौर का वह भाग, जालौर के अंदर कौन सा स्थान? सांचौर। उस सांचौर का भाग जो लूनी नदी के बाढ़ से क्या है? प्रवाहित हो जाता है, यानी कि प्रभावित है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? रेल या नाड़ा कहलाता है। सांचौर का लूनी नदी के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र क्या कहलाता है? रेल या नाड़ा कहलाता है। एक यहाँ पर कुछ प्रमुख जो पर्वत और जो पहाड़ियाँ हैं उनको अपन लोग देखें तो जालौर और बालोतरा के अंदर जो है कुछ पहाड़ियाँ और पर्वत है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने मोकलेश्वर बालोतरा से सिवाना बालोतरा के मध्य कौन सी पहाड़ी है? छप्पन की पहाड़ी, जो क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ियों में से एक है। कहाँ से कहाँ तक विस्तार है इसका? मोकलेश्वर बालोतरा से सिवाना बालोतरा तक इसका विस्तार है। पीपलुंद पर्वत जो कहाँ पर है? हल्देश्वर की पहाड़ी में। पीपलुंद पर्वत कहाँ पर है? हल्देश्वर की पहाड़ी में। और इसे मारवाड़ का क्या कहते हैं? माउंट आबू कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं। किसे? पीपलुंद पर्वत, हल्देश्वर की पहाड़ी। हल्देश्वर की पहाड़ी या पीपलुंद पर्वत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मारवाड़ का माउंट किसे कहा जाता है? इसके बाद देखो, नाकोड़ा पर्वत की अगर हम बात करें तो नाकोड़ा जो पर्वत है ये एक जैन मंदिर है और कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान पार्श्वनाथ जी को यह समर्पित है, इसीलिए इसे पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी कहते हैं। नाकोड़ा स्थान जो है इसे राजस्थान का मेवानगर भी कहते हैं। जो नाकोड़ा जो है इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मेवानगर भी कहते हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से सागी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? सागी नदी का यहाँ से क्या होता है? उद्गम होता है। और यहाँ कौन सा अभ्यारण्य है? भालू अभ्यारण्य। कौन सा? अपन ने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य है? भालू अभ्यारण्य है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है इस क्षेत्र की? तो इस क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि डोरा पर्वत जो है इससे क्वेश्चन बनने के चांस सर्वाधिक होते हैं, इसलिए इसे अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद देखो, सुंदा पर्वत, ये भी क्या है? सुंदा पर्वत भी यहाँ पर जो है इसमें रोपे लगा हुआ है अपना, और ये कितना मीटर ऊंचा है? 991 मीटर ऊंचा है। रोजा बाकर की बात करें तो ये 730 मीटर ऊंचा है। और इसराना बाकर की बात करें तो ये 839 मीटर है। और झाड़ोल बाकर की बात करें तो यह है यहाँ से 730 मीटर ऊंचा है। यह तक अपने जो है कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अपन लोग कुछ क्वेश्चंस को करें तो देखो, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध किस जिले के अंदर है? हमने पढ़ा था जवाई बांध का निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है। पश्चिमी बांध का क्या ये सबसे बड़ा बांध है? इसके अलावा मारवाड़ का अमृत सरोवर इसे कहते हैं, वो वहाँ पे मेंशन नहीं था। और यह जो बांध है आपके पाली जिले में अवस्थित है। कौन से जिले में? पाली जिले में। सांचौर यानी कि जो जालौर के अंदर है क्षेत्र में लूनी नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अब देखो, सांचौर के अंदर जो जालौर में जो सांचौर है इसमें जो लूनी नदी का बाढ़ क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं? अपन ने पढ़ा था रेल या नाड़ा कहते हैं। जालौर की पहाड़ियों में कौन सा पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? हमने पढ़ा था जालौर में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। और इस ग्रेनाइट से कौन सा बांध बनाया गया? जवाई बांध बनाया गया। किससे? ग्रेनाइट से इसका निर्माण किया गया था। मिश्रित जो मरुस्थल है, मिश्रित मरुस्थल, रेत प्लस कंकड़ से निर्मित जो मरुस्थल होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखो, रेत में क्या आ रहा है? रे, और रे से क्या बन जाएगा? रेग। यानी कि रेत और कंकड़ से निर्मित यानी कि मिश्रित मरुस्थल जो है इसमें इसे क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। अब ये रेग कहाँ का क्या होता है इसको अपन लोग जो है अब कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। हमने अर्धशुष्क मरुस्थल को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम मरुस्थल की बनावट के आधार पर इसका वर्गीकरण करेंगे, यानी कि इस क्लास में आज कंप्लीट मरुस्थल को खत्म कर देंगे। देखो, मरुस्थल की बनावट के आधार पर अगर हम मरुस्थल का वर्गीकरण करते हैं तो हम इसके 4 वर्गीकरणों को पढ़ते हैं। देखो, अभी हमने पढ़ा मिश्रित जो मरुस्थल जो जिसका निर्माण रेत तथा कंकड़ से होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग रेग कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम लोग रेग कहते हैं। और ये कहाँ पर कहते हैं? मिस्र में इसे जो, ये तो सहारा में कहते हैं, लेकिन मिस्र में इसे क्या कहते हैं? सिरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरीर कहते हैं। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि आपसे इनके बारे में केवल इतना पूछा जाएगा कि महान भूमि, या फिर इसे देखो सहारा में क्या कहते हैं?
चट्टानी मरुस्थल को सहारा में क्या कहते हैं, मिश्रित पथरीला मरुस्थल को सहारा में क्या कहते हैं, ठीक है, या फिर इससे निर्मित मैदान को क्या कहते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। अपन देखें सबसे पहले महान मरुभूमि को, तो देखो वह मरुस्थल जहाँ पर दूर दूर तक क्या है रेत ही रेत दिखती है, वो क्या होता है, महान मरुभूमि होता है। और वह मरुस्थल जिसके अंदर रेत भी होती है, साथ में उसमें कंकड़ पत्थर भी है, जैसे ये रेत है लेकिन इसमें कुछ कंकड़ पत्थर भी है, तो ये क्या हो गया, मिश्रित हो गया। चट्टानी में क्या होता है कि वह मरुस्थल जहाँ रेत के साथ छोटी बड़ी चट्टानें भी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन लोगों को रेत रखनी है और रेत रखते हुए महान मरुभूमि हो जाएगी। उस रेत में कुछ कंकर वगैरह डाले तो वो मिश्रित हो जाएगा, और उसी के अंदर कुछ पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानें रख दी तो वो क्या हो जाएगा, चट्टानी मरुस्थल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो वह मरुस्थल जिसमें दूर दूर तक क्या हो, रेत हो, अब इसे सहारा में क्या कहते हैं, इर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सहारा में इर्ग कहते हैं। किसे कहते हैं, अपने महान मरुभूमि को सहारा में इर्ग कहते हैं। इसका विस्तार जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर में इसका विस्तार है। सबसे ऊपर बीकानेर, उसके नीचे जैसलमेर, उसके नीचे बाड़मेर, यानी कि साइड के पश्चिमी दिशा के कॉर्नर वाले तीनों जिले इसमें महान मरुभूमि के अंदर इसका विस्तार है। मिश्रित पथरीले मरुस्थल की बात करें तो इसे मिस्र में शिशिर कहते हैं और सहारा में रेग कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल की बात करें तो इसे हम हमादा कहते हैं। क्या कहते हैं, हमादा कहते हैं, और इसका विस्तार जो है 4 जिलों में है। अब सर यहाँ पर 4 जिले क्यों नहीं लिखे गए हैं, तो अपन उनको अब आगे आपको उन चारों जिलों की फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताएंगे, क्योंकि ये आपके लिए चट्टानी मरुस्थल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी बात, सहारा में क्या कहते हैं, इसे हमादा कहते हैं। रेग किसे कहते हैं, मिश्रित ये पथरीला मरुस्थल। इर्ग किसे कहते हैं, महान मरुभूमि को। थोड़े से क्वेश्चन करने के बाद अपन लोग जो है यहाँ पर उन चारों जिलों को इसके अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे। अब अपन लोग थोड़ा पीछे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। सहारा मरुस्थल की शब्दावली के अनुसार पथरीला मरुस्थल जो है उसको क्या कहते हैं। अपन ने पढ़ा रेत और कंक्रीट जब मिल जाते हैं तो वो क्या होता है, मिश्रित होता है। लेकिन चट्टानी जो अपना पथरीला जो मरुस्थल है, अपन ने यहाँ पर देखा कि पथरीला मरुस्थल जो है वही रेत और इससे निर्मित होता है। तो देखो सहारा मरुस्थल की शब्दावली के अनुसार पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं, जो पथरीला जो मरुस्थल है जिसके अंदर पत्थर वगैरह पाए जाते हैं उस मरुस्थल को क्या कहते हैं। हमने पढ़ा रेग, क्या पढ़ा था अभी हमने, रेग पढ़ा। पीछे आप आकर देख सकते हैं पथरीला मरुस्थल को क्या कहते हैं, सहारा में रेग कहते हैं। मिस्र का पूछता तो शरीर होता है। क्या होता है, शरीर। आक्कलवुड फॉसिल पार्क्स, कौन सा, आक्कलवुड फॉसिल पार्क जो है किस युग के जीवाश्म के लिए प्रसिद्ध है। आक्कलवुड फॉसिल पार्क की अगर हम बात करें तो ये आपकी जुरासिक युग के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर में इसका विस्तार है। कहाँ पर, जैसलमेर में इसका विस्तार है। अब अपन थोड़ी डिटेल को समझे तो राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और भौगोलिक स्थलों की अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ और मंदिरों के ऊपर अपन बात करते हैं। देखो अपने जो 4 जिले थे जिनके अंदर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, आपके जिनके अंदर आपके चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, जिनके अंदर चट्टानें पाई जाती है, वो मरुस्थल वो 4 जिलों में विस्तार है। सबसे पहला है सीकर, कौन सा, सबसे पहला सीकर। दूसरे नंबर पर आता है आपके झुंझुनू, दूसरे नंबर पर कौन सा है, झुंझुनू। और तीसरे नंबर पर कौन है, जालौर। और चौथे नंबर पर कौन है, बालोतरा। ये 4 जिलों में किसका विस्तार है आपके, हम उसके चट्टानी मरुस्थल का। यहाँ पर मैंने इसे क्यों लिखा है इतना डिटेल में, क्योंकि इनसे डिटेल पूछी जाती है। जैसे हर सीकर के अंदर जो है वो हर्ष की पहाड़ी, कौन सी, हर्ष की पहाड़ी के जो है इसी का उदाहरण है। देखो काजल शिखर, काजल शिखर की अगर हम बात करें तो ये कौन सी पहाड़ी को कहते हैं अपने, काजल शिखर के अंदर ही कौन सी माता जी का मंदिर बना हुआ है, जीण माता जी का मंदिर बना हुआ है। और इस जीण माता जी के मंदिर में क्या बना हुआ है, रोपवे बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रोपवे बना हुआ है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हैंगिंग ग्लाइडिंग क्या है, यहाँ पर फेमस है, यहाँ की प्रसिद्ध क्या है, हैंगिंग ग्लाइडिंग। ये है अपने हर्षनाथ जी का मंदिर और ये अपना रोपवे यहाँ पर लगा हुआ है। देखो हर्ष की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर है, क्योंकि हर्ष नाम आया है तो हर्ष से संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है, अलवर में है। हर्ष का पर्वत कहाँ पर है, सीकर में है। हर्ष की पहाड़ी कहाँ पर है, ठीक है, सीकर के अंदर है। हर्ष की पहाड़ी सीकर में है और हर्ष का पर्वत आपके जो है वो अलवर में है। यहाँ थोड़ा उल्टा सुल्टा हो चुका है। हर्ष का पर्वत कहाँ पर है आपका, यहाँ पर पर्वत आएगा, क्या आएगा, पर्वत आएगा। और ये कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। और हर्ष की पहाड़ी सीकर में है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है, आबानेरी दौसा चांद बावड़ी के अंदर है। कहाँ पर है, आबानेरी दौसा चांद बावड़ी के अंदर। राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे जो स्थान है जिनके आगे क्या लगा हुआ है, दूध लगा हुआ है। जिनके आगे क्या लगा हुआ है, तलई लगी हुई है। जैसे दूध बावड़ी, दूध तलई। तलई का मतलब हो चुका है रक्त तलई, देव तलई। अब इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। दूध बावड़ी कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर क्या है, दूध बावड़ी। दूध तलई कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर, उसी के पास में।
रक्ततलय हल्दीघाटी राजसमंद के अंदर है और देवतलय आपके कोटड़ी तहसील भीलवाड़ा के अंदर है। क्या? देवतलय। ये चारों शब्द हो चुके। अब अपन दूसरे जिलों को देखते हैं जिसमें लोहागढ़ पहाड़ी बनी हुई है और ये कहाँ पर है? आपके झुंझुनू में। कहाँ पर है? आपके यह झुंझुनू के अंदर है। अब आगे हम देखते हैं तो इसमें 84 कोसीय क्या प्रसिद्ध है? परिक्रमा। यहाँ पर 24 कोसीय परिक्रमा प्रसिद्ध होती है। अब अगर परिक्रमा की बात आई है तो एक परिक्रमा और होती है 84 कोसीय परिक्रमा, जो कहाँ पर होती है? गोवर्धन पर्वत होती है मथुरा यूपी के अंदर। गोवर्धन पर्वत के 84 कोसी की जो है परिक्रमा फेमस है। इसके अलावा देखिए तो 84 खंभों का जो मंदिर है वो कामा डीग के अंदर है। और अगर 84 खंभों की छतरी की बात करें तो आपके बूंदी के अंदर है। यानी कि उससे मिलने वाले सारे शब्दों को अपन ने यहाँ पे समझा। अगर यहाँ गोवर्धन पर्वत आया तो गोवर्धन शब्द को देखें तो राजस्थान में गोवर्धन नहर केवलादेव भरतपुर में है, राजस्थान में गोवर्धन झील आपके उदयपुर में है और गोवर्धन का पठार आपके पुष्कर के अंदर है। हर एक शब्द को क्लियरली अपन लोग समझेंगे, क्योंकि किसी शब्द को छोड़ दे, मान लो उससे संबंधित शब्द पूछ लिया तो हो सकता है अपन लोग गलत कर दे। इसलिए किसी भी चीज़ को गलत ना करें, इसलिए हमने क्या किया है, हर शब्द से कनेक्टेड जितने भी शब्द है सबको बताया है। जैसलमेर की बात करें तो इसमें रामगढ़ और पोखरण की पहाड़ियाँ है। और ये देखो आपके यहाँ पर आक्कलवुड फॉसिल पार्क का क्या लग रहा है? बोर्ड लग रहा है। आक्कलवुड फॉसिल पार्क का क्या लगा हुआ है? बोर्ड लगा हुआ है। अब अपन लोग थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं। देखो अपन देखते हैं तो ये 18 करोड़ वर्ष प्राचीन जुरासिक काल के जीवाश्म यहाँ पर पाए गए हैं। कितने? 18 करोड़ प्राचीन जुरासिक काल के क्या पाए गए? जीवाश्म पाए गए हैं। और इन्हें राष्ट्रीय मरुद्यान में संरक्षित किया गया है। इन जीवाश्मों को कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय मरुद्यान में। यह जो पार्क है यह 21 हेक्टेयर में फैला हुआ है। कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? 21 हेक्टेयर में, जो कहाँ पर है? राष्ट्रीय मरुद्यान का ही क्या है? भाग है। आक्कलवुड फॉसिल पार्क किसका भाग है? राष्ट्रीय मरुद्यान का। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ये महत्वपूर्ण है। 21 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। कितने वर्ष पुराना है? 18 करोड़। और कौन से युग के? जुरासिक काल के यहाँ पर जो है अवशेष पाए जाते हैं। अब अपन लोग क्वेश्चन आंसर को करते हैं। वहां का पेज अपन ने कंप्लीट कर लिया। 56 की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? 56 की पहाड़ियां कौन से जिले में अवस्थित है? हमने पढ़ा कि 56 का जो मैदान है वो तो प्रतापगढ़ के अंदर होता है। थोड़ा आगे और पढ़ लेंगे, लेकिन 56 की पहाड़ियां कहाँ पर है? बालोतरा में है। कहाँ पर है? बालोतरा में है। और 56 की पहाड़ियां बालोतरा में है तो अपन क्या इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ेंगे। 3 जिले वहां पर हो चुके हैं। हर्षनाथ जी की पहाड़ियां सीकर, ठीक है, झुंझुनू के अंदर लोहागढ़ धाम, और उसके अलावा जैसलमेर की हमने रामगढ़ पोखरण की पहाड़ियां तीनों पढ़ ली। चौथे नंबर पर अपन बालोतरा को देखेंगे। बालोतरा 56 की पहाड़ियां वह संबंधित तथ्यों को समझते हैं। 56 की पहाड़ियां कहाँ पर है? अपने बालोतरा में। देखो 56 की पहाड़ियां जो बालोतरा के अंदर है, इनका जो निर्माण हुआ था वह आग्नेय चट्टानों से हुआ या फिर ज्वालामुखी ग्रेनाइट से इनका निर्माण हुआ। अगर हम ये देखें तो ये अरावली की जो मालानी क्रम की जो चट्टानें हैं, या अरावली के मालानी क्रम का जो भाग है उसी का जो है यह क्रम है। यहाँ पर ग्रेनाइट क्या पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है। इन पहाड़ियों के अंदर सर्वाधिक किसके भंडार होते हैं? ग्रेनाइट के होते हैं। और इन पहाड़ियों का जो है सर्वाधिक विस्तार भी लगभग ये देखिए बालोतरा, झालोर, इसी क्षेत्र में इनका सर्वाधिक विस्तार है। इसकी आकृति देखते हैं तो गुबंदाकार या गोलाकार क्या इनकी आकृति होती है। और इनका जो विस्तार है वह मोकलेश्वर से सिवाना तक क्या इनका विस्तार है। 11 किलोमीटर यह लंबी है और 56 की जो है पहाड़ियों का समूह है। कितनी बड़ी है? 11 किलोमीटर इनका विस्तार फैला हुआ है और 56 पहाड़ियों का क्या एक समूह है। 56 पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है? 56 की पहाड़ियाँ। और 56 नदी नालों का या जो समूह है या गाँव का समूह जो आपके क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। यहाँ पर अगर हम प्रमुख जो है आपके पर्वतों की बात करें तो एक प्रमुख पर्वत का नाम है यहाँ पर हल्देश्वर की पहाड़ी, और उसे पीपलुंद पर्वत भी पीपलुंद पर्वत के ऊपर ही किसकी पहाड़ी है? हल्देश्वर की पहाड़ी। जो पीपलुंद पर्वत है उसके ऊपर कौन सी पहाड़ी है? हल्देश्वर की पहाड़ी। और इस पीपलुंद पर्वत को क्या कहते हैं? मारवाड़ का माउंट आबू कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ का माउंट आबू या लघु माउंट आबू, ठीक है, आप इसे कुछ भी कह सकते हो। सिवाना की बात करें तो ये सिवाना जो दुर्ग है वो भी यहीं पर बना हुआ है। अब यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नाकोड़ा पर्वत। क्या नाम है? नाकोड़ा पर्वत। यहाँ पर कौन सा मंदिर बना हुआ है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जो कि आपके राजस्थान का मेवानगर के नाम से प्रसिद्ध है। मारवाड़ का माउंट के नाम से आपका हल्देश्वर पीपलुंद पर्वत पर प्रसिद्ध है। और नाकोड़ा पर्वत जो है वो राजस्थान का मेवानगर के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ और पर्वत है जैसे सुंदा पर्वत झालोर में है, इसराना भाकर, ठीक है, रोजा भाकर, झाडोल और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, ठीक है। सुंदा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर और झाडोल भाकर और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ क्या है? यह प्रमुख यहाँ पर पहाड़ियों में से एक है। अब कुछ कंफ्यूजन पॉइंट्स है जो संबंधित क्षेत्र है, जैसे 56 का पर्वत कहाँ पर है? तो 56 का पर्वत उदयपुर में है।
छप्पन का मैदान कहाँ पर है, तो छप्पन का मैदान जो है वो आपके माही बेसिन के अंदर, जो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर 56 नदी नालों के समूह को क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। छप्पनिया काल की अगर हम बात करें तो विक्रमी संवत 1956 में एक भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें जो है मनुष्य भूख और प्यास से ही अपने प्राण त्याग दिए थे। अगर ईस्वी की बात करें तो 1899 ईस्वी की ये बात है, और विक्रमी संवत की बात करें तो 1956, यानी कि ईस्वी से 57 साल आगे कौन सा टाइम चलता है, विक्रमी संवत का टाइम पीरियड चलता है। एक शब्द है 56 भोग, जो अपने खाटू श्याम जी के चढ़ते हैं। कहाँ पर है खाटू श्याम जी का मंदिर, शेखावाटी के खाटू गांव के अंदर है, ठीक है, जिनके यहाँ पर भी कौन सा भोग लगता है, 56 भोग। एक शब्द है छपनिया तालाब। छपनिया तालाब आपके पर्वतसर नागौर के अंदर है, जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन के अंदर आ चुका है। छपनिया परियोजना जो है वो कहाँ चल रही है, कोटा के अंदर चल रही है। तो ये सारे वो शब्द देखे ये 56 से संबंधित थे। उसी के अलावा 56 पहाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये बालोतरा में है, और कौन कौन सी पहाड़ियाँ प्रमुख है उनको अपन लोगों ने देखा है। नाकोड़ा और जो पिपलुंद पर्वत है, हल्देश्वर की पहाड़ी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो मारवाड़ का माउंट किसे कहा जाता है, तो मारवाड़ का जो माउंट कहा जाता है वो पिपलुंद पर्वत को कहा जाता है। उसी पर अगर ऑप्शन में पिपलुंद पर्वत नहीं मिल रहा है तो उस पर कौन सी पहाड़ी प्रसिद्ध है, हल्देश्वर पहाड़ी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, राइट, हल्देश्वर की पहाड़ी हो जाएगा। राजस्थान का मेवानगर किसे कहते हैं, हमने बार बार रिपीट किया है, मेवानगर यानी कि ये नाकोड़ा पर्वत है, और इस पर जैन पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। कौन सा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है कि नाड़ी के अतिरिक्त भी जल को दूसरी नाड़ी में जो भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है। अगर हम एक नाड़ी से दूसरी नाड़ी में जो है, यानी कि एक नाड़ी से अगर हम दूसरी नाड़ी में जल को भेजते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेष्टा। क्या कहते हैं, न से नाड़ी न से नेष्टा। अब देखो थोड़ा डिटेल में इनको समझते हैं। कुछ ऐसे प्रकार है जो मरुस्थल की जो जल आकृतियाँ हैं, जो झीलें हैं, जो स्थल आकृतियाँ हैं, उनको अपन लोग जो है थोड़ा समझते हैं। जैसे मरुस्थलीय झीलों को अपन लोग देखेंगे, कुछ प्रमुख स्थलाकृतियाँ उनको भी समझेंगे, और जल संरक्षण की जो शब्दावलियाँ हैं उनको भी अपन लोग देखेंगे। सबसे पहले मरुस्थलीय झीलें जो है, यहाँ पर अगर हम देखें तो रन, टाट, और एक यहाँ पर आती है ढांड, और एक है आपके पलाया। सबसे पहले देखो ढांड जो है वो एक नॉर्मल शब्द से महत्वपूर्ण है, लेकिन रन और टाट और पलाया जो है ये महत्वपूर्ण है समझने की फिर से प्रयास करना। जो आपके पलाया है ये क्या है, मरुस्थल में पाई जाने वाली यानी कि खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती है, खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। वहीं पर जो अस्थायी झीलें होती है यानी कि जो छोटी झीलें होती है उन्हें क्या कहते हैं, रन कहते हैं। अगर हम देखें तो आपके जो उदाहरण की बात करें पलाया के अंदर भी, तो उदाहरण में जो है सबसे बड़ा पलाया कौन सा है, आपके सांबर झील जो है देश की सबसे बड़ी पलाया झील है। और अगर हम यहाँ पर रन टाट की बात करें तो सर्वाधिक रन टाट आपके जैसलमेर में है। और प्रमुख रन की बात करें, कौन कौन से रन जो है आपके कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो रन आपके जैसलमेर में पाए जाते हैं, रन आपके बाड़मेर में, शेखावाटी के अंदर और फलौदी के अंदर कौन क्या पाए जाते हैं, रन या टाट पाए जाते हैं। अब देखो जो आपके रन में अगर आप देखोगे जैसलमेर, तो जैसलमेर में जो आपके रन फेमस है, इसको आराम से थोड़ा जूम कर लेते हुए, हो सकता है आपकी स्क्रीन पे ना दिख रहा हो। तो देखो जो आपके कन्नौड़, बाकरी, लावा, पोखरण और ब्रह्मसर, ये रन कहाँ पर है, आपके जैसलमेर में है। और बाड़मेर में कौन से रन है, थोब, ये एक ही रन है, क्या नाम है उसका, थोब। और ये क्या है, सबसे बड़ा रन है, जिसे सबसे बड़ी पलाया कौन है, सांबर, वैसे सबसे बड़ा रन कौन सा है, आपके थोब है। शेखावाटी में जो रन पाया जाता है उसका नाम है ताल छापर या परिहारा। और फलौदी में है, एक खुद फलौदी ही है और एक खुद बाप है। ये जो है क्या है, ये प्रमुख रन है। अगर हम अगले शब्दों को देखते हैं कुछ प्रमुख स्थलाकृतियों में, तो देखो जैसे जो पर्वत है, ठीक है, ये कोई स्थलाकृति जैसे पर्वत है, तो इस जिन पर्वतों के ऊपर यहाँ से जो है नदियों का उद्गम होता है, किनका उद्गम होता है, नदियों का। और ये नदी अपने साथ में जो मिट्टी लाती है उसमें कुछ कंकर वगैरह आ जाते हैं, और वो कंकर क्या होते हैं, इस जगह पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। यहाँ पर वो कंकर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। और ये जो जमा हुआ भाग होता है कंकरों से निर्मित भाग, इसे क्या कहते हैं, बजादा कहते हैं। कंकड़ व पत्थर व बजरी युक्त स्थलाकृति क्या कहलाती है, बजादा कहलाती है। पेडिमेंट के निचला भाग, पेडिमेंट क्या होता है, गिरिपद या पेडिमेंट होता है। ये गिरिपद या पेडिमेंट है, क्या है ये, गिरिपद या पेडिमेंट। इसके नीचे वाला भाग क्या होता है, बजादा कहलाता है। देखो अपर्दित पहाड़ियाँ और बजादा के सम्मुख, ये बजादा के सम्मुख है और यहाँ पर ये पेडिमेंट के आगे है। देखो अपर्दित जो भाग होता है यानी कि से जो कटकर जो भाग आता है कुछ यहाँ रह जाता है, और जो कंकर वगैरह होते हैं वो यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। और जब पानी के साथ में ही ये कंकर मिलकर आ जाते हैं, यानी कि मिक्स में ही रह जाते हैं, यहाँ तो केवल कंकर ही पड़े रहते हैं, लेकिन अगर पानी के साथ में ही ये मिलकर आ चुके हैं तो वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं पानी के साथ में ही, ठीक है। और यहाँ पर इकट्ठे होने के कारण फिर इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, बालसन कहते हैं। अब इसमें बाहर से नदी आ रही है तो ये किसका उदाहरण, एक अभिकेंद्री है, यानी कि बाहर से यदि कोई
जैसे किसी इस्तेलाकृति किसी स्थान है, ठीक है, यदि अगर ये कोई स्थान है और इसमें बाहर से अगर नदी आ रही है तो ये क्या है, एक अभिकेंद्रीय प्रतिरूप है। और अगर इसके अंदर, अगर इसी के अंदर इसकी जो मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये स्थान है और इससे अगर नदियाँ बाहर जा रही है तो ये क्या है, एक अपकेंद्रीय प्रतिरूप है। भोराट का पठार किसका उदाहरण है, अपकेंद्रीय का, और ये अभी किसका उदाहरण है, अभिकेंद्रीय का। अब देखो यहाँ हम थोड़ा और डिटेल में अगर समझे तो पलाया व बजादा का मिश्रित रूप, पलाया, ठीक है, ये कह रहा है कि पलाया व बजादा का मिश्रित रूप। पलाया क्या होती है, बलाया होती है आप लोगों की झीलें, ठीक है, और बजादा क्या होती है आपके, यानी कि जो पानी वगैरह आ रहा है वहाँ से ऊपर से, और बजादा क्या होता है, कंकर वगैरह, बजरी वगैरह। तो इनका मिश्रित रूप क्या कहलाता है, बालसन कहलाता है, क्योंकि ये देख सकते हैं एक झील का रूप ले चुका है और इसके अंदर क्या आ चुके हैं, कंकर पत्थर आ चुके हैं, ठीक है। पर्वतों से घिरी बेसिन अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, यानी कि सांबर झील जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सांबर झील के अंदर भी बाहर से नदी आके गिरती है ना, वो 5-6 नदियाँ, तो वो क्या है, इसी का उदाहरण है। इसके बाद अपन लोग देखते हैं जल संरक्षण की कुछ शब्दावलियों को समझेंगे, जिसमें अपन लोग सबसे पहले किसे देखने वाले हैं, तली, पोखर या खड़ीन को समझेंगे। देखो तली, पोखर, खड़ीन क्या होती है, तो यह होती है आपके झीलों का जल सूखने के बाद बचा जो दलदली भाग होता है, जब झीलें सूख जाती है, वहाँ की जो पानी की जो झील होती है वो सूखने के बाद में जो दलदली क्षेत्र बचता है उसे अपन क्या कहते हैं, तली, पोखर कहते हैं, ठीक है। और दरार युक्त जो उपजाऊ भूभाग होता है उसे खड़ीन कहते हैं, बजीन नहीं है, ये खड़ीन है। तली, पोखर तो क्या होता है, दलदली भाग, और जो उपजाऊ यानी कि जो उपजाऊ भूभाग होता है, दरार पड़ जाती है, फट जाती है एरिया, जैसे यहाँ पर ये हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, आपके खड़ीन कहलाता है। अब अगर अपन ने खड़ीन सुना है तो खड़ीन से संबंधित एक शब्द और आता है। खड़ीन जो है कृषि पद्धति है, क्या है, कृषि पद्धति है, जो कि कौन लेकर आए थे, पालीवाल ब्राह्मण। और कहाँ के लेकर आए थे, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मण इस पद्धति को जैसलमेर के अंदर विकसित किया था। मिश्रित फसल, इसके अंदर जो 3 प्रकार की फसलों को एक साथ बोया जाता था, जिसे अपन क्या कहते थे, बेजड़ कहते थे। यानी कि इसमें क्या होता था, 3 फसलों को एक साथ उगाया जाता था, जिसे अपन लोग बेजड़ कहते थे, जैसे गेहूं, जौ, चना, ये फसलें यहाँ पर होती थी। वर्षा जल संरक्षण का की ये परंपरागत पद्धति है। खड़ीन जो है एक वर्षा जल संरक्षण की पद्धति भी है, खड़ीन जो है दरार युक्त भूमि भी है, खड़ीन जो है एक कृषि की पद्धति भी है। तो ये 3 प्रकार हो चुके हैं खड़ीन के, समझ में आ गया। अब जल संरक्षण की कुछ पद्धतियों के ऊपर बात करते हैं, जिसमें नाड़ी, आगोर और अन्य कुछ चीज़ें। जैसे नाड़ी क्या होता है, गाँव के बाहर एक प्राकृतिक कृत्रिम तालाब होता है, गाँव के बाहर जिसे अपन नाडी कहते हैं, वही क्या होती है, आपके नाड़ी होती है, जिसे गाँव के बाहर प्राकृतिक जलाशय वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, तालाब वगैरह। आगोर क्या होता है, घर के आंगन में भूमिगत जल संरक्षण की पद्धति, क्या घर के आंगन के अंदर भूमिगत जल संरक्षण की पद्धति क्या कहलाती है, आगोर कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में यह चीज़ें बहुत फेमस है। जैसे आप देखो कुई, कुंड, टांका, बावड़ी, झालरा, टोबा, जोहड़, एनीकट, ये सब क्या है, जल संरक्षण की पद्धति है। कुछ शब्दावलियों की बात करते हैं, जैसे कुछ शब्दावलियों हम देखते हैं, नेष्टा को देखेंगे सबसे पहले। तो नेष्टा क्या है, एक नाड़ी है जो दूसरी नाड़ी के जलमार्ग, यानी कि एक नाड़ी को दूसरी नाड़ी से मिलाने का जो जलमार्ग होता है उसे नेष्टा कहते हैं, ठीक है। मदार की बात करते हैं, सिंचाई हेतु छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है, मदार कहलाती है। सिंचाई हेतु छोड़ी गई भूमि क्या होती है, मदार। और अगर किसी देवता के जो है, देवता के लिए छोड़ी गई भूमि क्या कहलाती है, ओरण कहलाती है। ओरण गांव कौन सा है, ढोंक गांव, जो कहाँ पर है, आपके बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर का जो है ढोंक गांव, वो अभी किस नाम से प्रसिद्ध है, ओरण गांव के रूप में प्रसिद्ध है। पढ़ लिया। अब देखो गजलर की बात करते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान में भूमिगत पाइपों का जाल क्या कहलाता है, गजलर कहलाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में भूमिगत पाइपों का जाल क्या कहलाता है, गजलर कहलाता है। यहाँ तक आपको सब क्लियर हुआ। अब कुछ क्वेश्चनों की बात करें तो बजादा व पेडीमेंट किस प्रकार की स्थला करती है, बजादा और पेडीमेंट किस प्रकार की स्थला करती है, क्या वो मरुस्थलीय स्थला करती है, क्या वो अरावली की स्थला करती है, क्या वो मैदानी स्थला करती है, क्या वो पठारी स्थला करती है। तो बजादा और पेडीमेंट कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलों के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए मरुस्थलीय स्थला करती है। आप इसमें पर्वत देखकर आप इसी में अरावली मत लगा देना। जो अपने मरुस्थल है उसमें बनने वाली खारे पानी की अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं, खारे पानी की बड़ी झीलों को क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। लेकिन अस्थायी झीलें होती है उसमें रन और टाट कहते हैं। ऑप्शन में रन टाट सब साथ में ही है और पलाया भी झीलें ही है, इसलिए अपन लोगों को ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या लगाना पड़ेगा, राइट लगाना पड़ेगा। जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण हैं इनके द्वारा विकसित वर्षा जल संरक्षण की पद्धति को क्या कहते हैं, तो इनके द्वारा विकसित जल संरक्षण की पद्धति क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है। खड़ीन जो है दरार युक्त उपजाऊ भूमि भी है और खड़ीन किसके काम में आती है, अपने जो है कृषि की पद्धति भी खड़ीन ही है, ठीक है। और जल संरक्षण की भी क्या एक पद्धति है। आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अपन लोग जो है अपना जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक अपना यहीं पर ख़त्म होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो आप यहाँ पर ध्यान देना।
कि हमने इस क्लास के अंदर जो था अपने कंप्लीट मरुस्थल को किया है कवर। अब इसमें अपन लोगों ने मरुस्थल से संबंधित कोई चीज़ को जो है मिस नहीं किया है। अगर कोई चीज़ मिस रह चुकी है, जैसे अगर आपकी नज़र में है और उसको हमने मिस कर दिया है, तो आप उसको कमेंट में बताओ कि सर ये चीज़ आपने मरुस्थल के अंदर नहीं करवाई है, तो उसे भी करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने को कंप्लीट चीज़ पढ़नी है, एक भी चीज़ जो है इसमें छोड़नी नहीं है। ये एक कोर्स है, ना कि कोई ये अपने रैपिड रिवीजन का जो अपने कोर्स है ना, इसलिए अपन लोग इसे आराम से पढ़ेंगे। अपने को रिवीजन वगैरह का नहीं है, ये रिवीजन के लिए अलग क्लासें लगा देंगे, शॉर्टली इनको पढ़ा रखे फटाफट से मैराथन लगाएंगे और जितनी भी क्लासें हैं उनका कंप्लीट रिवीजन कर देंगे फ्लो चार्ट्स के द्वारा। फ्लो चार्ट्स का यूज़ कंप्लीट होगा उसमें भी, बट उसमें फटाफट जो है अपना रिवीजन होगा। हाँ, डिटेल में पढ़ने वालों के लिए ये है जिस बंदे ने कभी भी अभी तक नहीं पढ़ा। जैसे सीईटी की कोई अभी तैयारी कर रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा है। जैसे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम आ चुका है, ठीक है, फरवरी की अभी जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें फरवरी बताई जा रही है, और अपने 12th लेवल का मई में है ही सही। जैसे लैब असिस्टेंट की कोई प्रिपरेशन कर रहा है, 3rd ग्रेड का एग्जाम आ चुका है अभी जनवरी के अंदर, ठीक है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, ठीक है। इसके अलावा जैसे सीईटी को ख़त्म हुई, एलडीसी का एग्ज़ाम आ चुका है, तो यानी कि जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, सब में ये काम आने वाली है। बस फ़र्क ये है कि ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट सब में जोड़ी जाती है। ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हिस्ट्री को शुरू करेंगे। किसे शुरू करेंगे? हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री जो है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो है ये कोर्स समझिए, इस कोर्स को आप लोगों से हज़ारों रुपये लेकर आपको ये कवर करवाया जाता है, जिस कोर्स को मैं यूट्यूब पर फ्री लॉन्च कर चुका हूँ, और इसे पूरा करवाने की गारंटी हमारी है। किसकी? मेरिट मंत्रा की पूरी गारंटी है। बस आप मेरिट मंत्रा के ऊपर विश्वास रखो, मेरिट मंत्रा को सब्सक्राइब करो, मेरिट मंत्रा को सपोर्ट करो। मेरिट मंत्रा आपसे आपके लिए और बेहतर चीज़ें लाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये जो है ना डिटेल, इसको और अच्छे से डीपली समझाया जाएगा, ताकि ये जो नोट्स है ना आपके एसआई आरआई जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं में भी काम आए। अभी इनको क्या है कि हम रिसर्च कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स को, और शॉर्ट्स जो है आसानी से आपको पढ़ने में आए, ट्रिक्स को ढूंढ के आपके लिए कवर कर रहे हैं, ताकि आपको जो है आसानी से जो है हर चीज़ आप कवर कर सको। एक ही क्लास में आपके नोट्स भी खत्म हो जाए, एक ही क्लास में क्वेश्चन आंसर भी हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने ये क्लासें लगाई है। और यूट्यूब पे इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, इतनी गारंटी में डेली हर क्लास में कहता हूँ कि यूट्यूब पे जो है इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा होगा। इसीलिए मेरिट मंत्रा को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, इस क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए आराम से टेलीग्राम को, और वहाँ पर जो है आप इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और आपने जो है आपके किसी विद्यार्थी को कोई पर्सनल डाउट है किसी भी चीज़ के अंदर, तो आप इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है बायो के अंदर ही, यानी कि इस चैनल के बायो में, वहाँ जाइए इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप जाकर इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।